नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज एक दिवसीय अमरावती दौरे पर पहुंचे राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय व अमरावती परिक्षेत्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई बैठक में कहा कि अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय सहित अमरावती रेंज में शामिल 5 जिलों में क्राइम रेट को कम करने के साथ ही कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु प्रभावी तौर पर पुलिसिंग की जाए ताकि अपराध मुक्त वातावरण में आम नागरिक चैन से जी सकें। इस बैठक में अमरावती शहर सहित रेंज में शामिल पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत पुलिस थाना स्तर पर कामकाज में क्या परेशानियां हैं और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए, इसे लेकर भी गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु हर संभव कदम उठाने के निर्देश जारी किए। तर हे परसेप्शन जे आहे हे परसेप्शन चेंज करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या दैनंदिन कामकाजाच्या बरोबरच आपण अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे आणि अधिक प्रयत्न करत असताना शेवटचा जो माणूस आहे, सामान्य माणूस जो आमच्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्याची अडचण घेऊन किंवा तक्रार घेऊन येईल, त्याला एक सन्मानाची आदराची वागणूक मिळाली, त्याचं म्हणणं समजून घेतलं, एखादं सिव्हिल मॅटर असेल नाही तर एखादं क्रिमिनल मॅटर असेल तर त्याचं म्हणणं तर समजून घेतलं पाहिजे। शेवटी गुन्हा दाखल करणं न करणं हा नंतरचा भाग आहे। तर बऱ्याच वेळेला असं पण होतं की समजा एखाद्या व्यक्तीची जमीन दुसऱ्यांनी अशीच बळकावलेली असते आणि तो तक्रार घेऊन आपल्याकडे येतो, आपण सांगतो हे सिव्हिल मॅटर आहे, तू न्यायालयात जावं। इस बैठक में उपस्थित जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के समक्ष यातायात पुलिस कर्मचारियों, विशेषकर महिला यातायात पुलिस कर्मचारियों की समस्या उठाते हुए कहा कि यातायात पुलिस द्वारा पूरा दिन सार्वजनिक स्थानों पर ड्यूटी की जाती है, किंतु अधिकांश स्थानों पर स्वच्छता गृह उपलब्ध नहीं रहने से उन्हें काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस कार्य हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए। इस बैठक के दौरान विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा ने अमरावती रेंज तथा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर पुलिस आयुक्तालय की आस्थापना क्षेत्र में घटित अपराध व की गई कार्रवाइयों के साथ ही प्रभावी पुलिसिंग के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी देते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। साथ ही इस समय शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा प्रकाशित साइबर अपराधों को लेकर जनजागृति व सम्मान नामक 2 पुस्तिकाओं का विमोचन भी गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के हाथों किया गया। आतापर्यंत सर आमच्या 65% कलेक्शन रेट आहे आणि स्टेट ॲव्हरेज सर 33% आहे। वर मध्य प्रदेश लागतो आणि खाली तेलंगणा। वी आर अ युनिक रेंज विच इज हॅविंग बॉर्डर विथ ऑन द बोथ साइड्स। इस बैठक के बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के हाथों शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आपातकालीन तथा 112 क्रमांक के सहायता वाहनों का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। इस सेवा का शुभारंभ करते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने उम्मीद जताई कि इस जरिए किसी भी आपदा अथवा मुसीबत में फंसे लोगों को सही समय पर मदद प्राप्त हो सकेगी। इस जरिए प्रभावी पुलिसिंग भी की जा सकेगी। स्थानीय मंथन हॉल में अमरावती रेंज व शहर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद स्थानीय मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नए पुलिस थानों के गठन एवं पुलिस महकमे के लिए नई इमारतों के निर्माण हेतु राज्य स्तर पर प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसका काम आगामी 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। इसे जल्द से जल्द मंजूरी देने के साथ ही आवश्यक निधि भी आवंटित की जाएगी ताकि पुलिस महकमे को मजबूत किया जा सके। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर व जिला शाखा द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस उपलक्ष्य में स्थानीय शेगांव नाका परिसर स्थित अभियंता भवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्कार समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अमरावती शहर से जिले के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्यावेळेस तसरे साहेब विधानसभेचे उपाध्यक्ष होते, 90-92चा जो काळ होता, त्या 95च्या काळामध्ये त्यावेळेसपासून माझा त्यांचा खऱ्या अर्थानं संबंध आला। तर तसरे साहेब विधानसभेचे उपाध्यक्ष होते, पवार साहेब विरोधी पक्षनेते होते, ते परिषद सभागृहाचे, आणि नंतरच्या 2-3 महिन्यानंतर पवार साहेब दिल्लीला गेले, भुजबळ साहेब विरोधी पक्षनेते झाले आणि आपल्या विरोधी पक्षाचं ऑफिस हे भुजबळ साहेबांसोबत मी काम करत असताना A10 म्हणून जो बंगला होता भुजबळ साहेबांचा, तिथून विरोधी पक्षाचं जे काम चालत होतं ते काम खऱ्या अर्थानं
म्हणजे हाऊसमधलं विधानसभेच्या आतलं जे काम आहे त्या कामात आपल्या पार्टीमध्येच नाही तर तुम्ही जर आपल्या विधानसभेच्या या आत्ताच्या काळामध्ये म्हणजे खरा प्रामुख्यानं म्हणजे विरोधकांना सत्तारूढ पक्षाला अडचणीत आणायचं सर्व काम हे त्यांच्या मार्फत चालवलं होतं आणि मी त्यावेळेस भुजबळ साहेबांसोबत प्रायव्हेट सेक्रेटरी असल्यामुळं माझा आणि त्यांचा कंटिन्युअसली संपर्क येत होता. म्हणजे असं म्हणा की दिवसातले 10-12 तास ATN-वरून मग पत्रकार असो किंवा नवीन नवीन विषय असो जे सरकार आपलं आलं काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार आलं त्या पिरियडमध्ये पवार साहेबांना जे काही क्रॉनिक विषय असतात की आज महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी, महाराष्ट्रातल्या कष्टकऱ्यांसाठी, महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसासाठी, त्याच्या हितासाठी, त्याच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी OBC असेल, मागासवर्गीय असेल, आदिवासी असेल, या सगळ्या वर्गाच्या हिताच्या रक्षणासाठी आज महाराष्ट्रामध्ये भक्कमपणानं सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारं नेतृत्व कोणतं असेल ते नेतृत्व फक्त शरद पवार साहेबांचं आहे. आणि आज वयाच्या 80व्या वर्षी सुद्धा कशाचीही पर्वा न करता, स्वतःच्या प्रकृतीची पर्वा न करता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी फिरतायत, देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये फिरतायत, सगळ्यांना संघटित करायचा प्रयत्न करतायत. आणि मग आम्ही अमरावती जिल्ह्यातले कार्यकर्ते आम्ही जर एकमेकाला समजून घेतलं तर मला असं वाटतं याच्यापेक्षा जास्त चांगली परिस्थिती आपल्याला निर्माण करता येईल. आता लगेच विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका नाहीत. डोळ्यासमोर उद्या निवडणुका आहेत महानगरपालिकेच्या, आपल्या डोळ्यासमोर निवडणुका आहेत उद्या जिल्हा परिषदच्या. या निवडणुकांच्या मध्ये पक्षाची जर ताकद वाढवायची असली तर आज महानगरपालिकेत आमचा एक सुद्धा नगरसेवक नाही. मी काल नागपूरला तेच सांगितलं, तुमची कोऑर्डिनेशन कमिटी कितीची आहे म्हटलं, ते म्हटलं 18 लोकांची आहे. म्हटलं कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या लोकांनी एक नगरसेवक निवडून आणायची जबाबदारी घ्या, तरी नागपूरच्या महानगरपालिकेमध्ये 18 नगरसेवक होऊन जातील. आता तुम्ही ग्रामीणमध्ये काम करत असाल किंवा शहरामध्ये काम करत असाल, तुमचं शहरामध्ये कोणी ओळखीचं नाहीच का? मग आपण जर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जबाबदारी घेतली, ग्रामीण भागामधल्या सुद्धा कार्यकर्त्यांनी जर जबाबदारी घेतली तर उद्याच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये चांगला रिझल्ट आपण त्या ठिकाणी मिळवू शकतो. काल जिल्हा बँकेची निवडणूक झालं, निवडणुकीमध्ये राजकारण होतं, निवडणूक संपली, राजकारण संपलं. एकत्रितपणाने येऊन त्या जिल्हा बँकेचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या समाधानासाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कसं होईल हे आपण पाहिलं पाहिजे. मी आणि अजितदादा आम्ही गेले 30 वर्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये काम करतो. आम्हाला काही निवडणूक लढवायला लागत नाही. 250 कोटी रुपयाच्या ठेवी असलेली बँक आज 10-12 हजार कोटीच्या वरती ठेवी त्या ठिकाणी गेल्या. आज पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना 5 लाखापर्यंत. आगामी 8 नवंबर से राज्य के 189 कृषि महाविद्यालय ऑफलाइन पद्धति से शुरू किए जाएंगे और करीब 1.5 वर्ष के बाद कृषि महाविद्यालयों की कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाई लिखाई शुरू की जाएगी. इस बात के मद्देनजर फिलहाल ऑनलाइन तरीके से ली जा रही लिखित परीक्षा को राज्य के सभी कृषि विद्यापीठों द्वारा रद्द कर दिया गया है और महाविद्यालय शुरू होने के 2 दिन पश्चात ये परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से ली जाएंगी. किसी भी तरह का वाहन खरीदने वालों को वाहन के रजिस्ट्रेशन हेतु RTO कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. यह सुविधा RTO द्वारा उपलब्ध कराई गई है. ऐसे में अब लोगों को अपने दुपहिया व 4 पहिया वाहनों की खरीदी के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए RTO कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. विगत 14 सितंबर को वरुड़ के निकट झुंझ से होकर बहने वाली वर्धा नदी में एक नाव उलट जाने की वजह से 11 लोगों की पानी में डूबकर मौत हो गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने संबंधित परिजनों को सहायता देने हेतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हुए आवश्यक प्रयास शुरू किए थे. और इन प्रयासों के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री सहायता निधि से 11 मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए यानी कुल 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर करवाई. इस राशि का विगत दिनों ही वरुड़ तहसील कार्यालय के जरिए संबंधित परिजनों को वितरण किया गया.
लहुजी शक्ति सेना की प्रदेश इकाई द्वारा कल अमरावती में संगठन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष विष्णु कस्बे की अध्यक्षता में माल्टेगली रोड स्थित विश्व शौर्य हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा द्वारा किया जाएगा। इस बैठक के साथ ही मातंग समाज का भव्य सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें समूचे राज्य से मातंग समाज के प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात कल एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंच रहे हैं। दोनों ही अमरावती पहुंचने के बाद अलग अलग समय पर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के बेटे के विवाह समारोह में उपस्थित रहेंगे। पश्चात अलग अलग कार्यक्रमों में हाजिरी लगाते हुए कल शाम ही नागपुर वापस लौट जाएंगे। हाल ही में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भैया पवार का कल पद पर नियुक्ति होने के पश्चात पहली बार अपने गृहनगर यानी अमरावती शहर में आगमन होने जा रहा है। भैया पवार कल नागपुर से अमरावती के लिए रवाना होंगे और अपराह्न 4 बजे पंचवटी चौक होते हुए अमरावती शहर पहुंचेंगे। ऐसे में पंचवटी चौक पर भैया पवार का स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों सहित उनके मित्र परिवार द्वारा जल्लोषपूर्ण स्वागत किया जाएगा। साथ ही ढोल ताशे व आतिशबाजी के बीच भव्य रैली के जरिए उन्हें इरविन चौराहे व रेलवे स्टेशन चौक पर लाया जाएगा, जहां पर भैया पवार के मित्र मंडल द्वारा उनका भावपूर्ण सत्कार व स्वागत किया जाएगा। आज लगातार तीसरे दिन अमरावती शहर से जिले में कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय जिले में केवल 4 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जो मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते हैं। इसमें से 2 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 2 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 242 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.34% पर स्थिर है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान यानी करीब 6 माह पूर्व 50,000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज जिले के ग्रामीण इलाकों में पाए गए थे। वहीं विगत 1 माह के दौरान जिले के ग्रामीण इलाकों में केवल 2 संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में जिले की सभी तहसील क्षेत्रों के 1589 गांव अब पूरी तरह से कोविड मुक्त हो गए हैं। वहीं इस समय मनपा क्षेत्र में भी केवल 4 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं। कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन को लेकर टीकाकरण अभियान शुरू होते समय इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां व गलतफहमियां थी और ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखने वाले लोग टीकाकरण से बचना चाह रहे थे, किंतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जागृति अभियान जारी रखा गया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक धीरे धीरे जागरूक होने लगे और अब जिले के 34 गाँवों में 100% नागरिकों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। इसे देखते हुए अब अन्य गाँवों में भी टीकाकरण की मुहिम गतिमान हो गई है। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के दौरान गत रोज जिले के 132 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 11,665 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 7,267 ने पहला और 4,368 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगाया। जिले में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 16,90,613 पर जा पहुंची है, जिसमें से 11,78,628 ने पहला व इसमें से 5,11,985 ने पहले के बाद दूसरा डोज लगवा लिया है। वहीं समूचे संभाग में अब तक कुल 45,20,831 लोगों ने पहला व 20,16,414 लोगों ने पहले डोज के साथ ही दूसरा डोज लगवाया है। अन्न व औषधि प्रशासन द्वारा जारी आर्थिक वर्ष के दौरान मार्च से अक्टूबर माह तक जिले में 85 मेडिकल व्यवसायियों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नींद की गोलियों व शक्तिवर्धक दवाइयों की बिक्री करने के मामले में शो कॉज नोटिस जारी की गई है और अब इन मेडिकल व्यवसायियों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर FDA द्वारा अगली कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कई मेडिकल व्यवसायियों पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा पता चला है। साइंसकोर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा साइंसकोर मैदान पर जिला परिषद कप क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 क्रिकेट टीमों द्वारा हिस्सा लिया गया, जिसमें से गोल्डन क्रिकेट क्लब व रामलीला क्रिकेट क्लब के बीच फाइनल मुकाबला हुआ और रोमांचक मैच में गोल्डन क्लब ने जीत हासिल की, जिसके बाद पूर्व जिला पालक मंत्री सुनील देशमुख, मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत, युवा उद्यमी व समाज सेवक नितिन कदम, जिला परिषद सभापति जयंत देशमुख प्रमुख उपस्थिति में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इन दिनों महावितरण का अस्तित्व आर्थिक संकटों की वजह से खतरे में आ गया है तथा अमरावती व यवतमाल जिले में कृषि ग्राहकों को छोड़कर अन्य ग्राहकों पर बिजली बिल के 906 करोड़ रुपए बकाया है। इस बात के मद्देनजर महावितरण की ओर से बकाया विद्युत बिलों की वसूली के लिए अपने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को काम पर लगाया गया है। साथ ही अपने सभी बिजली भुगतान केंद्रों को शनिवार व रविवार को भी शुरू रखने का निर्णय लिया गया है। आगामी कुछ दिनों में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में दीपावली त्यौहार की तैयारियां अभी से प्रारंभ हो चुकी हैं और शहर के मूर्तिकारों द्वारा दीपावली त्यौहार के दिन पूजा के लिए घरों में रखी जाने वाली माता लक्ष्मी की मूर्तियों का रंगरोगन किया जा रहा है। चांदुरेलवे तहसील के दानापुर में रहने वाले पिछड़ी जनजाति के बंधुओं पर गांव में लगातार अत्याचार किया जा रहा था, जिसके निषेध में दानापुर से करीब 100 लोगों ने शुक्रवार की सुबह गांव छोड़ दिया और गांव से सटे पाझर तालाब के पास अपना बसेरा डाला है। इन लोगों द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर स्थानीय प्रशासन में जबरदस्त हड़कंप है और इस ओर ध्यान दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व सभापति भूषण बनसोड़ ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को निवेदन सौंपा है।
चांदूर बाजार नगर परिषद के विभिन्न विभागों में अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों के पद रिक्त हैं, जिन पर तत्काल नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर पार्षद गोपाल तिरमारे ने मुख्यमंत्री के नाम निवेदन भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों के कई महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े रहने की वजह से चांदूर बाजार शहर के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और जरूरतमंद लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। भाजी बाजार स्थित मनपा के शहरी स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत साबुनपुरा क्षेत्र के इरफान बिछायत केंद्र में मिशन कवच कुंडल कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस समय 150 लोगों ने इस टीकाकरण कैंप का लाभ उठाते हुए कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगवाया। तिवसा तहसील के कुर्रा पुलिस थाना अंतर्गत छिदवाड़ी गांव में रहने वाली सेजल गोपाल जाधव नामक 17 वर्षीय युवक ने इस बात को लेकर फांसी लगा ली कि उसके माता पिता पर उसकी पढ़ाई लिखाई और विवाह को लेकर कोई आर्थिक बोझ न पड़े तथा उन्हें उसकी वजह से किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली सेजल जाधव के पिता पेशे से किसान है और विगत कुछ वर्षों से फसलों की लगातार बर्बादी के चलते यह परिवार आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा है। ऐसे में सेजल के पिता गोपाल जाधव पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इस बात से सेजल पूरी तरह अवगत थी और उसने अपने पिता की तमाम परेशानियों को देखते हुए बेहद आत्मघाती कदम उठाया और एक सुसाइड नोट लिखते हुए अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के चलते पूरे परिसर में काफी शोक व सनसनी व्याप्त है। चांदूर रेलवे तहसील अंतर्गत येरड़ के पास झिवला खेत परिसर में बेमला नदी के घाट से इन दिनों बड़े पैमाने पर रेती तस्करी की जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही चांदूर रेलवे के राजस्व विभाग एवं तलेगांव दशासर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए 42 लाख रुपए का माल बरामद किया। साथ ही पोखलैंड चालक विजेंद्र बुद्धेसेन कुमार को अपनी हिरासत में लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।